Hello students of class 11th, I welcome you in today's English literature lecture. Today we will continue the story The Address by Marga Minko. Today we shall study its 7th part. Now in the 6th part we all know that the writer Marga Minko had once again planned her mind to go to Mrs. Darling's house, and she is again at her house and met her daughter, who is 15 years old. I followed the girl along the passage. An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. "Won't you sit down?" asked the girl. She held open the door of the living room and I went inside past her. I stopped, horrified. I was in a room I knew and did not know. I found myself in the midst of things I did want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere. Or, because of the tasteless way everything was arranged, because of the ugly furniture or the muggy smell that hung there, I don't know, but the scarcely dared to look around me. The girl moved a chair. I sat down and stared at the woolen tablecloth. I rubbed it. My fingers grew warm from rubbing. I followed the lines of the pattern. Somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired. "My mother shall be back soon," said the girl. "I have already made tea for her. Will you have a cup?" "Thank you." अब इसका हिंदी अनुवाद बच्चों। इस पैराग्राफ में मार्गा मिंको उस कमरे तक पहुंच गई जहां पर उनके सामान रखे हुए थे। अब वो देख करके एक बार उनको अच्छा भी लग रहा है, एक बार बुरा भी लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, दुविधा वाली स्थिति क्यों है, देखिए ट्रांसलेशन में समझ में आएगा। मैं लड़की के पीछे पीछे गलियारे में चल दी। एक पुराने ढंग का क्षमादान दर्पण के बगल में लटका था। क्षमादान मतलब जिसमें कैंडल रखा जाता है। हमने इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि वह एकल क्षमादान से कहीं अधिक भारी भरकम था। तो वो भी मार्गा मिंको के मदर का ही था। वो इतना भारी था कि वो लोग उसका प्रयोग बहुत कम किया करते थे। "क्या आप बैठेंगी नहीं?" लड़की ने पूछा। उसने बैठक का दरवाज़ा खोल दिया और मैं अंदर उससे आगे बढ़ गई। मैं ठहर गई, भयभीत हो गई। मैं ऐसे कमरे में थी जिससे मैं परिचित थी तथा जिसकी जानकारी मुझे न थी। मैंने स्वयं को उन वस्तुओं के बीच पाया जिन्हें मैं दोबारा देखना चाहती थी, पर इस विचित्र माहौल में उन्हें देखकर मैं व्यथित हो गई, अथवा मैं इस बात से दुखी हुई कि वे अव्यवस्थित तरीके से रखी थीं। फर्नीचर गंदा था, कमरे में उमसदार गंध आ रही थी। मैं ठीक से तो नहीं जानती, पर मेरा साहस नहीं हो रहा था कि कमरे के चारों ओर दृष्टि दौड़ाऊं। उस लड़की ने एक कुर्सी खिसकाई। मैं बैठ गई और मैंने ऊनी मेजपोश पर दृष्टि डाली। मैंने उसे रगड़ा। मेरी उंगलियां उसे रगड़ने के कारण गर्म हो गईं। मैंने उस पर बने नमूने की लकीरों पर नज़र दौड़ाई। उसके किनारे पर कहीं जलने का एक छेद या दाग होना चाहिए जिसे कभी भी भरा नहीं गया था। "मेरी माँ शीघ्र ही आ जाएगी," लड़की बोली। "मैंने उनके लिए चाय बना दी है। आप चाय लेंगी ना?" "धन्यवाद।" तो देखिए यहाँ पर स्थिति कैसी हो गई कि जिन चीज़ों को वो देखना चाहती थी
लेखिका उन चीज़ों के बीच जब वो पहुंची तो उनको उस कमरे में चारों ओर नज़र दौड़ाने का भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उनकी प्यारी चीज़ें इतनी अव्यवस्थित ढंग से रखी हुई थीं कि उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वहाँ का माहौल बड़ा ही गंदा था, उमसदार था, फर्नीचर वगैरह भी सब बहुत गंदे थे और उन्हीं के बीच उनके सारे सामान रखे हुए थे, तो इसलिए उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उस लड़की ने जब एक कुर्सी खिसका के दी बैठने के लिए, तो लेखिका बैठ गई। सामने पड़े टेबल पर जो मेजपोश डला था उसको वो अपने हाथों से रगड़ कर देखती हैं। क्योंकि वो उनका जाना पहचाना मेजपोश था, ये उनका ही था। और उसको देखने के बाद, उसको छूने के बाद उनके हाथ गर्म हो गए और वो लकीरों को देखने लगीं और देखते देखते वो ढूंढने लगीं एक छेद, जो कभी ये मेजपोश उनके समय में जला था और उसको ठीक नहीं किया गया था, और वो छेद आज भी वैसा ही था। उन्होंने जब देखा तो उनको वो छेद मिल गया। तो इस तरह से अपनी चीज़ों को अपनाने की कोशिश कर रही हैं लेखिका, लेकिन अपना नहीं पा रही हैं, क्योंकि मन में एक भय है और कहीं न कहीं उनको अपनी चीज़ों से जो लगाव है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही बस बच्चों, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।